नजर 4 से 5 बच्चों के ऊपर जाती है जो कोयला बीन रहे हैं। अगर हम वो जो गलत चीज हो रही है अगर हम उसे फील करने लगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार अगर ये चीज मेरे साथ हुई होती तो कैसा होता। तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है बहुत लोगों के लिए। और आज ख्वाहिश एनजीओ पूरे उत्तराखंड राज्य में एक अलग आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो ये सोच थी 2017 से शुरू हुई और आज हमें 9 साल हो गए। नमस्कार, मैं सादिया एक बार फिर हाजिर हूँ ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला अनकही बातों का। आज इन बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे एक बहुत ही जानी मानी और मशहूर समाज सेविका के साथ, जिन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करना अपनी जिंदगी का मकसद बना दिया। और आज इस मकसद को आप और हम ख्वाहिश एनजीओ के नाम से जानते हैं। स्वागत करेंगे जानी मानी समाज सेविका ख्वाहिश एनजीओ की फाउंडर मिस आयुषी नागर जी का। नमस्ते मैम, वेलकम टू रूबरू। नमस्ते, थैंक यू। शुरुआत से जानना चाहूंगी, एक आम लड़की कोचिंग जा रही थी 21 साल की उम्र, एंड सडनली आप रेलवे क्रॉसिंग पर रुकते हैं, आपकी नजर 4 से 5 बच्चों के ऊपर जाती है जो कोयला बीन रहे हैं। क्या उस वक्त दिमाग में आया कि आप वहां ठहर गई? जी सादिया जी, तो ये जर्नी 2017 की है। जैसे आपने बताया मैं कोचिंग जा रही थी और मैंने ये बच्चे देखे। तो जब भी हम कुछ ऐसा देखते हैं ना जो बहुत अनयूजुअल होता है जी, तो नजर हमारी रुक जाती है वहां पे। हाँ जी। तो अनयूजुअल वो यही था कि वो बच्चे जो थे वो कोयला बीन रहे थे और उस टाइम पे मैं कोचिंग जा रही थी। हाँ। तो मुझे काफी अलग सा लगा कि मैं तो 21 की उम्र में कोचिंग जा रही हूँ और ये 5-6 साल के बच्चे ये क्या कर रहे हैं, ये कोयला बीन रहे हैं। तो जब हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो हम 2 चीजें करते हैं, या तो हम उसके लिए पिटी फील करें, सॉरी फील करें, अरे यार ये क्या कर रहा है बच्चा, ये तो गलत हो रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम वो जो गलत चीज हो रही है अगर हम उसे फील करने लगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार अगर ये चीज मेरे साथ हुई होती तो कैसा होता। तो उस पॉइंट पे लगा कि मैं तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे को स्कूल जाने के लिए कोचिंग जाने के लिए फीस की चिंता नहीं करना पड़ती है। बट ऐसा सब कुछ उनके साथ नहीं हो रहा था। तो फिर बस वही एक क्यों जो था उन बच्चों के पास ले गया मेरे को। तो मैंने पूछा जाके कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैं तो स्कूल जाना चाहिए। और तो फिर जब उन्होंने मेरे को रियलिटी चेक कराया ना तो फिर लगा कि भाई रियलिटी इज डिफरेंट, ऑन ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। लाइफ बहुत डिफिकल्ट है बहुत लोगों के लिए। तो जब उन्होंने बताया कि दीदी जब हम ये कोयला कबाड़ा बीन के जब हम ये बेचते हैं, हमारी मम्मी फिर राशन लेकर आती है, हमारे घर में खाना बनता है, तो उस पॉइंट पे लगा कि भाई ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और इन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है जी। बट हम ज्यादा ब्लेस्ड हैं तो फिर लगा कि कुछ तो करना चाहिए। तो लेकिन कितने सारे लोग होंगे उस रेलवे क्रॉसिंग पर, बहुत लोगों ने उन्हें ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, एंड एज यू सेड सॉरी भी फील किया हो शायद बहुतों ने, लेकिन दे जस्ट वॉक्ड अवे। लेकिन आयुषी नागर वहां ठहर गई और उन बच्चों के साथ उनके घर तक गई, पूरी कहानी जानी, और आज ख्वाहिश एनजीओ पूरे उत्तराखंड राज्य में एक अलग आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। कोचिंग की आपने बात की, आप कोचिंग जा रही थी, मतलब उस टाइम क्या एम था आपका, किस चीज की कोचिंग ले रही थी? आई वॉज इन टू कंपनी सेक्रेटरीशिप। मैं उसका कोचिंग कर रही थी। तो वो एक बहुत अलग जर्नी थी मेरी, लेकिन जो मैंने देखा जी वो शायद बिल्कुल अलग वर्ल्ड था। तो जब मैं उस वर्ल्ड में गई तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज मिल जाएंगे, बट यहाँ पे तो अभी मेरी जरूरत है। यहाँ so somewhere you gave up that aim and you got into this social service. कह सकते हैं एक्चुअली शायद मुझे सही टाइम पे मेरी कॉलिंग का पता चल गया। हाँ, ये भी है जी। तो क्या ख्वाहिश 2017 से ही रन हो रहा है? जी, 2017 से जो ये सोच थी 2017 से शुरू हुई और आज हमें 9 साल हो गए। उन बच्चों की ओर वापस लौटूंगी जो बच्चे कोयला बीनते थे और उनके लिए वो एक सोर्स ऑफ अर्निंग था, उनके पेरेंट्स के लिए, एज यू सेड कि उस पैसे से फिर राशन आता था। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत आसान रहा होगा कि व्हेन यू गॉट इनटू देयर वर्ल्ड और आपने उन्हें कहा कि चलो पढ़ाई करते हैं, चलो कुछ सीखते हैं, तो वो इजिली मान गए होंगे। वाज इट रियली इजी? मैं गलत हूँ या सच में उनके पेरेंट्स को टैकल करना पड़ा था आपको? आप बिल्कुल सही हैं। तो जैसे आपने बोला ना कि पेरेंट्स को समझाना था, तो मेरे लिए ये था कि
सी हम बड़े लोगों को ना एकदम से नहीं समझा सकते, वो लोग बहुत लंबे समय से एक थॉट प्रोसेस के साथ जी रहे हैं, तो वो शायद वही वैसा सोचना ही उनकी लाइफ का पार्ट हो गया है। बट बच्चों को समझाना बहुत आसान होता है, क्योंकि अभी वो ना घड़ा है, उसको सींचना बहुत आसान होता है। तो पहले तो बच्चों के साथ काम करना ही शुरू किया, क्योंकि मैं क्या ऑब्जर्व कर रही थी ना, वहां पे बच्चों की लाइफ जो है वो बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या फिर उन्हें क्या बनना है ये उनके पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर रहे थे, या वो जो बच्चे का कुछ एम है उसको वो तो मैटर ही नहीं करता था। वहां पे जो सोसाइटी थी ना, वो बच्चे का भविष्य बना रही थी, कि अगर वहां पे हुलिगनिज्म, शराब पी के मारा पीटी करना, अपने घर में बच्चों को मारा पीटी करना, चोरी करना, ड्रग्स की पैडलिंग करना, शराब इधर से उधर पहुंचाना, ये बहुत अब्यूज करना, ये बहुत आम चीज थी। तो अब वही बच्चा जो सीखेगा, जैसे माहौल में रहेगा वो वैसे ही बनेगा। तो वैसा माहौल बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तो प्रेरित नहीं कर रहा था। बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा यही था कि मुझे पहले बच्चों से बात करनी है। तो धीरे धीरे जब मैंने बच्चों के मन को टटोलना शुरू किया, वो भले ही कोयले में थे, लेकिन उनको ये था कि हाँ दीदी कुछ पढ़ाई, मैं पूछती थी पढ़ाई करनी है, तो इतनी बड़ी स्माइल आ जाती थी कि नहीं पढ़ाई तो करनी है। और मेरे लिए कभी भी ना पढ़ाई का मतलब बुक्स, कॉपी किताब, पेंसिल, ये कभी नहीं हुआ। ब्लैक बोर्ड, ये मतलब जो मेरा एजुकेशन का टर्म है वो इतने से सीमित नहीं था। तो आई रियली वांटेड कि क्योंकि मेरे साथ ये था कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से मुझे लिबर्टी दी थी सोचने की, तो शायद ही मैं इतनी बड़ी कॉल ले पाई कि मेरे को अपनी जिंदगी को इस तरीके से मोल्ड करना है। तो आई रियली वांटेड विद एवरीवन कि वो अपने डिसीजन ले सके, लेकिन एक कॉन्शियस वे में, एक सेंसिबल वे में सारी चीजें देख के। तो मेरा मोटिव यही हो गया था कि इनका जो इंटेलेक्ट कैपेसिटी है ना, कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो ये सीख जाए। तो जब वो लोग सीखने लग गए ना, तो उन्होंने फिर अपने पेरेंट्स को भी मना ही लिया। क्योंकि पेरेंट्स तो थे कि आते थे क्लासरूम में से बच्चे को उठा के ले जाते थे, लेकिन एक सिनेरियो आया, बच्चे बगावत पे उतर गए, नहीं हम तो क्लास में जाएंगे, नहीं हम तो दीदी के साथ बैठेंगे। तो वही ना, जब बच्चों को आप समझाओ ना चीजें, तो फिर वो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे काउंसलिंग तो बहुत बड़ा पार्ट था। काउंसलिंग उनके पेरेंट्स की, I don't know, 1-1.5 साल तो लग गए। I mean, I can understand it is so hard, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा उनके लिए तो वो सोर्स ऑफ अर्निंग है। उनको तो ये लग रहा होगा कि हमारा तो सारा कमाने का जरिया ही चला जा रहा है, हमें कुछ नहीं करना इन्हें पढ़ाकर। बट यू हैंडल्ड ऑल ऑफ दैट एंड दैट टू विद द सपोर्ट ऑफ दोस चिल्ड्रन, दोस किड्स। शायद उन्हें भी वो रियलाइज हो गया था कि जैसे as you said, it's not limited to books and pens. Education is all about, you should be aware about your rights. आपको अपने हक पता होने चाहिए। और वो लोग भी, सादे जी, वो लोग भी कहीं ना गलत नहीं थे, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ये है, जितने हाथ उतना पैसा। बट वो लोग ये भूल जाते हैं, जितने हाथ फिर उतने पेट भी तो है, पेट भी तो उतने पाल ले हैं। तो जब उनकी भी सही था कि उनके पास पैसा नहीं था, तो उनको अपने बच्चों को भेजना पड़ता था। तो फिर वही बच्चे, हमें भी रियलाइज हुआ कि नहीं, कमाना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप कितना चैरिटी कर दोगे, कितना किसी के घर में राशन दे दोगे, हाँ कितना। तो फिर यही था कि बच्चे, एक होता है कमाना और एक होता है इज्जत के साथ कमाना, तो फर्क है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम इनको नहीं रोकेंगे कमाने से, लेकिन ये कमाएंगे विद डिग्निटी। और मेरे लिए ये जो टर्म डिग्निटी है, ये बहुत बड़ा है। मतलब चाहे वो अमीर से अमीर हो, चाहे वो गरीब से गरीब हो, आई रियली वांट कि सब एक ही लेवल ऑफ रिस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो। तो वो डिग्निटी कब आती है, वो उनको सिखाना था। तो डिग्निटी लाने के लिए एक उनके लिए अंदर ये था कि उन बच्चों के अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है कि इफ यू हैव समथिंग इन योर हैंड्स, या कुछ भी ऐसी स्किल हो आपके पास जो आपको एक मतलब समाज में खड़ा होने का एक आपको एक कॉन्फिडेंस दे। राइट। तो यू वांट इमेजिन, हर बच्चा एक हुनर लेके पैदा होता है। बिल्कुल। बस वही हमें तराशने की जरूरत होती है। जी। धीरे धीरे उनके हुनर को तराशा, फिर हमारी हुनरशाला हमने बनाई। जी। तो आप इमेजिन नहीं करोगे, जो बच्ची कोयला बीनती थी, वो बच्चे के हाथ में इतना हुनर है कि वो आपकी ड्रेस डिजाइन कर सकती है अब।
उसमें इतना हुनर है कि वो बहुत अच्छी मेहंदी लगा सकती है। वाओ। एक बच्चा हमारा जो ऐसे ही बस घूमता रहता था और आज वो वीडियो एडिटिंग करता है। वाओ। क्योंकि वो ही ना, क्योंकि बच्चों को बता दिया गया कि देखो ये चीजें भी हैं, आप करके देखो, वरना कोयला तो है ही लाइफ में करने के लिए। But it's such a big change, Right. positive big change that you've made to this world. I mean, imagine एक बच्चा जो कोयला बीन रहा था, he is into editing. Yes. और ये अपने आप में कितनी खूबसूरत चीज है, मतलब सुन के इतना अच्छा लग रहा है। You have done really a good job. और मैं चाहूंगी आप जैसे और महिलाएं और लोग, और चाहे वो मेल फिगर्स हों और भी बच्चे हों, वो आगे आए, इस चीज में आपको और ज्यादा सपोर्ट दें, और हमारे जो NGOs हैं इसी तरीके से आगे बढ़े। बट दैट्स रियली ब्यूटीफुल, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। बहुत एक होता है ना अंदर से खुशी मिलना, बहुत ही खूबसूरत चीज है। ख्वाहिश जो वर्ड है NGO, तो यहाँ पर किसके ख्वाहिश को सोच के आपने ये नाम रखा है? आपकी ख्वाहिश या उन बच्चों की ख्वाहिश? ये ना हमको लगता है कि हम ना कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो दूसरे के लिए कर रहे हैं। हाँ। बट वी ह्यूमंस आर वेरी सेल्फिश। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं ना, तो वो अच्छाई उसके तरफ बाद में जाती है, पहले वो हमको सुकून देती है। और अगर कोई चीज मुझे सुकून दे रही है तो यानी कि मैं वो अपने लिए कर रही हूँ। बिल्कुल। तो मेरी ख्वाहिश हमेशा से ये रही है कि अगर मैं देख रही हूँ कि कोई भी ऐसा जीव जो परेशान है और अगर वो मेरे सामने आ गया है और मेरी जो भी कैपेसिटी से मैं उसकी मदद कर सकती हूँ तो वो मैं करूँ। तो दिस इज ऑल माई डिजायर्स। तो वही जो डिजायर, जो ख्वाहिश है, वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि अगर मुझे कोई भी ऐसा बच्चा दिख रहा है जो डिग्निफाइड वे में नहीं जी रहा है, कोई ऐसा एनिमल दिख रहा है जो हेल्पलेस है, कोई ऐसी विमेन दिख रही है जो बहुत ज्यादा उत्पीड़न की शिकारी हो गई है, तो मेरे को लगता है कि नहीं, अगर भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बनाया है तो मुझे अपना श्रम देना चाहिए, जिससे मैं उसकी सफरिंग थोड़ी सी तो कम कर सकूं। तो यही ख्वाहिश है उनकी भी और मेरी। तो वहां से ये ख्वाहिश जो है जनरेट हुआ। अच्छा, आपने बात की जीवों की, कि जितने भी जीव है जिन्हें मैं देख रही हूँ कि वो परेशान है, महिला, बच्चे, तो मुझे एक और चीज याद आई, दैट यू ऑल्सो डू दिस फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स, आई थिंक देयर इज दिस प्रोजेक्ट सारा। क्या है वो प्रोजेक्ट, थोड़ा जानना चाहूंगी। तो जो प्रोजेक्ट सारा है, विच इज इट्स एन एक्रोनिम ऑफ स्ट्रे एनिमल रेस्क्यू एंड अडॉप्शन। ओके। तो ये हमारा एक पशुशाला, एक हमारी जगह है। तो वहां पर क्या है, काशीपुर में, इन एंड अराउंड काशीपुर में जो भी घायल जानवर हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको रेस्क्यू कर सकें और उनको ट्रीटमेंट दिलवा सके, उनको एक नर्सिंग सेंटर प्रोवाइड करा सके, जिससे उनकी जो सफरिंग है वो कम हो जाए। क्योंकि सी वही, अब मेरी अगर तबीयत खराब हो गई है या मेरा पैर टूट गया है तो मेरे पास तो हॉस्पिटल्स है ना, मेरे पास मेरे परिवार वाले हैं जो मुझे ले जाएंगे और मेरा खर्चा करके, मेरे को चाहे मैं 10 दिन वहां एडमिट रहूं, मैं ठीक होके ही घर आऊंगी वापस। पीपल टू टेक केयर। एब्सोल्युटली, वी हैव रिसोर्सेज, राइट। बट एट द सेम टाइम्स जो वॉइसलेस सोल्स, उनके पास तो हम ही है ना ले देंगे। तो यही है कि हमारा भी एक पशुशाला है, दैट्स अ नर्सिंग सेंटर। तो वहाँ एनिमल आता है हमारे यहाँ। फिर हमारे पास वी हैव टीम ऑफ डॉक्टर्स, वहाँ पे डॉक्टर्स है, केयर डिपार्टमेंट है, उन सबका इलाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो उन्हीं की टेरिटरी में हम उनको वापस छोड़ते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं स्पेशली, दे आर द टेरिटोरियल एनिमल्स। और नसबंदी करने के बाद हम उनको भेजते हैं। बट इफ वी फाउंड कि कोई एनिमल है जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया है, अब वो सड़क पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, कोई ब्लाइंड हो गया है, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, हमारे यहाँ बहुत सारी गायें हैं जिन्हें कैंसर है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम नहीं छोड़ सकते। तो उनका फिर वो पशुशाला जो है वो उनका खुद का घर है। जब तक उनकी लाइफ है वो वहाँ पे आप ध्यान रहते हैं और हम सबकी मदद से उनका ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से वी आर वर्किंग फॉर एनिमल्स। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपने ये प्रोजेक्ट सारा का जो डिस्कशन किया है, ये लोकेशन क्या है इस पशुशाला की, सो दैट अगर उन्हें भी कभी ऐसा कोई जानवर मिलता है जो जिसे जरूरत है उस ट्रीटमेंट की, सो दे कैन अप्रोच दैट प्लेस? बिल्कुल, चैती ग्राउंड है काशीपुर में। चैती ग्राउंड में ही पशुशाला है, वहां पर आपको दिख जाएगा, इट्स नियर ब्लॉक ऑफिस। तो वहीं पर ही हमारा पशुशाला है। तो अगर like it's like with the help of your this Gyan Varta channel, I really want to request to the people कि अगर आप देख रहे हैं कोई इंजर्ड एनिमल है,
तो फर्स्ट ट्राई करिए कि आप उसकी कितनी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज सिंस यस वी आर द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर हैविंग रिसोर्सेज, बट वी आर नॉट दैट एम्पल ऑफ रिसोर्सेज कि हम सब कुछ कर सकते हैं जी। हम सब लोग थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इफ यू फाउंड कि कोई एनिमल है तो आप कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट हमें कॉल कर दीजिए। और इफ इन केस हम नहीं आ पा रहे हैं या हमारी टीम कहीं और एंगेज है, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप उस एनिमल को हमारे शेल्टर में ले आइए, क्योंकि काशीपुर इतना बड़ा तो है नहीं जी कि 1-2 घंटे लगेगी कहीं पहुंचने में। बिल्कुल। मिनिमम 10 मिनट के रास्ते में सब कुछ हो जाता है। राइट। तो आप उनकी इस तरीके से मदद कर सकते हैं, आप उनको ले आइए हमारे शेल्टर में। तो मतलब कई बार बहुत सारे लोगों का ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि अब हमने कॉल कर दिया है, अब आप देखो। अच्छा। तो और फिर हम अपनी हेल्पलेसनेस कई बार बता पाते हैं कि भाई अभी हमारी जो टीम है वो यहाँ है, और क्योंकि एनिमल को तो इमीडिएट चाहिए ना। बिल्कुल। तो ऑलरेडी बहुत सफर कर रहा है। अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप ला सकते हैं उसको, तो आप कतराइए नहीं बिल्कुल। थोड़ा सा और इतनी मदद करी तो थोड़ी सी और करके उसको हमारे शेल्टर तक पहुंचा दीजिए। बिल्कुल, आप ये सही मैसेज दे रहे हैं, और मैं भी एक बार इस बात को रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि ठीक है एक एनजीओ हमारे लिए एक जरिया है, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम कर सकते हैं वहां तक पहुंचाने से पहले वो हमें जरूर इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि ये बेजुबान होते हैं, ये वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग, क्योंकि मैंने देखा ये एटीट्यूड, यूर वेरी राइट एट दिस पॉइंट, कि हमने कॉल कर दी कि यहाँ पर हमें एक जानवर मिला है, ये दिस इज वेरी मतलब बहुत ही इंजर्ड और क्रिटिकल कंडीशन में है, आप प्लीज आइए और इसको ले जाइए, एंड दे थिंक कि हमने तो अपना जॉब कर दिया, इट्स लाइक वी आर डन विद दिस। लेकिन मुझे लगता है आप बहुत सही कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स हमें भी एक टीम चाहिए होती है, और अगर वो बिजी है तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसे उस एटलीस्ट जगह तक पहुंचा दें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। राइट। कमिंग बैक टू द चिल्ड्रन पार्ट, एक और प्रोजेक्ट पे आई थिंक आप काम करते हैं, दैट इज रसोई पोषण और आरोग्य, वो दोनों क्या प्रोजेक्ट्स हैं हमारे? राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, पहले खुद से देखा कि मेरे पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है, फिर हम वो जो गैप है वो कैसे फिल कर सकते हैं। तो अब वही ना, भूखे पेट आप क्या क्या कर लोगे और आपके यहाँ भी होगा, सुबह उठ के मम्मी बादाम लेके आ जाती होगी, खाना है और ये फल तो खा के ही जाना है, एक आपको प्रॉपर 3 टाइम्स का मील मिलता ही होगा। तो ये हमारे लिए कितनी नॉर्मल चीजें है ना, कि खाना ही तो है, दाल चावल मिल ही तो रहे। बट वहां जब मैं गई और जब मैंने वो सिनेरियो देखा, तो बेसिकली मेजरली वहां पे जितने भी पेरेंट्स हैं ना, वो सब लेबरर्स हैं। तो लेबर्स का क्या होता है, वो लोग लेबर सुबह 7 बजे घर से निकलती हैं और शाम को 7 बजे ही घर पे वापस आते हैं काम करके पूरा दिन। तो अगर अब दोनों पेरेंट्स अगर लेबर हैं, तो मैं क्या देखती थी कि मम्मी जो है, बच्चे की मम्मी है, क्योंकि उसको जल्दबाजी में जाना है, पहला, दूसरा गरीबी है कि वो राशन कहाँ से अफोर्ड करेगी, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, सबका पेट पालना है। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग इतने बड़े बर्तन में ना जो राशन का चावल आता है मोटा, उसको बस उबाला और वो रख के चले गए। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, बच्चे वो चावल लेते हैं, उसमें पानी मिलाते थे, नमक मिलाते थे और वो खाते थे। और ऐसा नहीं कि दिन में एक बार, वो अगर उनको 2 बार भी भूख लग रही है तो वो दोनों बार फिर वो ही खाएंगे। चावल में पानी मिलाया, गर्म पानी चावल में, गर्म पानी भी मिला लिया तो बड़ी बात है, पानी मिलाया, उसमें नमक मिलाया, उसको ऐसा खीर जैसा बनाया और वो खा गए। तो फिर समझ में नहीं आया ये क्या, हम लोग ऐसा लग रहा था अभी भी हम ये कौन सी सदी में जी रहे हैं, ये इतनी पॉवर्टी अभी भी है। और कितना होता था कि बच्चे पूरा दिन खाना ही नहीं खा रहे हैं और सीधे फिर शाम को खा रहे हैं। तो क्या था, उनकी हेल्थ ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड हो गई थी। अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो अगर हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी, कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो वो बच्चे वो कंसंट्रेशन नहीं बना पाते थे। आप और हम ही ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं जब हम भूखे होते हैं। तो फिर अगेन वही, उन्होंने जो नॉट सो नॉर्मल चीज थी, उन्होंने नॉर्मल अपनी लाइफ का पार्ट बना रखा था बच्चों ने। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे काफी हेल्थ कैंप्स कराए डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ मिलके। तो फिर हमें रियलाइज हुआ, फिर जब डॉक्टर्स ने हमें बोला कि आयुषी, तुम एक चीज जो इनके लिए बहुत अच्छा कर सकती हो वो ये कि एटलीस्ट एक टाइम की मील तो तुम इन्हें न्यूट्रिशियस खिलाओ, दिन में एक टाइम का खाना तो इनको अच्छा मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर हमने कहा व्हाई नॉट बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर हमारी रसोई पोषण बनी। तो विद द हेल्प ऑफ द पीपल ऑफ काशीपुर हमारी एक रसोई हमने हमारी वेधशाला में बनाई। वेधशाला इज द स्टडी सेंटर फॉर दीज किड्स, ये भी चैती पर ही है। ओके। तो फिर यहाँ पर रोज बच्चों का खाना बनता है।
रोज 70 से 80 बच्चे हैं वहाँ पे जो खाना खाते हैं, और हमने प्रॉपर वहाँ पे कुक रख रखे हैं, आंटी रख रखी है जो उनके लिए बनाते हैं। फिर अगेन हम लोग जैसे हम लोग फ्रूट्स खा लेते हैं या फिर हम लोग नट्स खा लेते हैं, तो उससे हमको बाकी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, बट अगेन इन बच्चों के साथ तो ऐसा है नहीं। तो फिर हम लोग फिर सप्लीमेंट्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि खाने के बाद फिर हमने मल्टीविटामिन बच्चों को दे दिया, जिसको जिस सप्लीमेंट की जरूरत है वो सप्लीमेंट उसको हम देते हैं। तो नाउ द गुड पार्ट, बच्चों की हेल्थ हमको दिखती है, अच्छी दिखती है, उनमें थोड़ा सा मास आ गया है, थोड़ा उन्होंने अपनी मसल्स गेन कर ली है, तो अब सही रहता है, पेट भरा रहता है, तो वो ध्यान भी देते हैं पूरा पूरा दिन, फिर वो जाते भी नहीं है। I mean how beautiful it is that sense of satisfaction. Yes. कोयला बीनने से लेकर उनकी एजुकेशन, फिर उनकी हेल्थ, उनका लाइफस्टाइल, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही खूबसूरत जर्नी आपने इसे बना रखा है। सब होलिस्टिक है, कोई एक भी चीज छोड़ोगे ना, हाँ, तो फिर वो कहीं ना कहीं मात खा अच्छे खाने के बिना आप पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर आप एजुकेशन देने का ट्राई भी कर रहे हैं तो वो बिना खाने की नहीं है। तो ऑन द अदर साइड यू आर गिविंग देम गुड फूड, वन मील इन सिंगल डे, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस उसने ऐड कर दिया होगा उन बच्चों की जिंदगी में। एक और चीज मैंने जानी थी, मैं इसको फ्रॉम स्लम टू स्पेक्ट्रम मॉल, जितना मुझे पता है, देयर इज दिस वन शॉप इन स्पेक्ट्रम मॉल जहां बच्चों की जो आपने हुनरशाला है, वहां पे जो बच्चे काम सीखते हैं, जो भी कुछ नया क्रिएट करते हैं, वहां का सामान हम उस शॉप में, आई थिंक इट इज देयर टू सेल आउट, इज इट? या सो बेसिकली अभी क्या था कि अब हमने इस बच्चों को स्किल तो दे दिया, ठीक है, अब खाली स्किल देने से पैसा थोड़ी आता है। हाँ बिल्कुल। अब लेट्स से बच्चे बहुत अच्छे बैग्स बनाना सीख गए, बच्चे बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाना सीख गए, कैंडल्स बनाना सीख गए, तो सीखने के बाद क्या था कि दे आर द गुड, what to say, they are the good manufacturers, वो लोग बना अच्छा लेते हैं, बट अभी उन्हें बेचना नहीं आता है कि हम बेचे कैसे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं, उन्हें सारा रॉ मटेरियल पहले प्रोवाइड करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर वो सारे प्रोडक्ट्स हम अपनी आर्ट गैलरी के थ्रू हम सेल करते हैं। नॉट ओनली आर्ट गैलरी, हम लोग एग्जीबिशंस लगाते हैं बच्चों की, नॉट ओनली इन काशीपुर, अभी तो मोर देन 20 सिटीज हमने कवर कर लिए हैं। वाओ, across India. बिग अचीवमेंट। तो ये है कि विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया बच्चों के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो वही, अब बच्चे कमा रहे हैं, लेकिन कोयला बीन के नहीं कमा रहे हैं, अब अपने डिग्निटी के साथ ऑर्डर्स आते हैं। ओ मैम, आज कोई ऑर्डर है? प्रीति कम्स टू मी, आज कोई ऑर्डर है? यस प्रीति, ऑर्डर है, आपको करना है पूरा। और नाउ अब ये सिनेरियो आ गया है सादिया जी कि अब ये खाली मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, दे नो कि प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं, दे नो पैकेजिंग कैसे करते हैं। अब धीरे धीरे इन्हें पता चल रहा है कि हम अपना रिलेशन बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं हम कस्टमर से। तो जो भी चीज सेल में होती है ना, सेल्स में आती है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे इन्हें सिखा रहे हैं। तो अब ये एंटरप्रेन्योर बनेंगे अब। बिल्कुल, अगेन अनदर स्टेप यू हैव एडेड, एजुकेशन, हेल्थ एंड नाउ इंडिपेंडेंसी हुनरशाला के जरिए। तो मतलब मैं कहूंगी इट्स लाइक अ चेन, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपने कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया है कि हाँ ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, तभी हम कहेंगे इट्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट दैट यू आर गिविंग टू देम। वेरी ब्यूटीफुल। कोई और भी ऐसा प्रोजेक्ट है दैट यू वुड लाइक टू टेल और शेयर थ्रू आवर ज्ञान वार्ता चैनल? Projects, so basically we are working for kids, for the women's and for the animals. Okay. तो ये मेजरली हमारे 3 ही प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग उत्तराखंड में अभी काशीपुर में हम लोग हैं, और एक दन्ने और सुआ खान करके एक जगह है, इट्स इन अल्मोड़ा में 2 गांव हैं। वहां पर हमारा जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के साथ हम वहां काम कर रहे हैं। तो these are the only projects on which we are working right now. Beautiful. Yeah. अच्छा, एक बार मैं फिर शुरू से पूछना चाहूंगी, क्योंकि इट वाज रैंडम फॉर यू, क्योंकि आप अपनी कोचिंग पे जा रही थी, सीएस बनना चाहती थी, एंड इट वाज अ नेचर्स कॉल, मैं कहूंगी कि कहीं और ही आपको मोड़ दिया, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ब्यूटीफुल जॉब एट प्रेजेंट। उस टाइम आयुषी नागर अकेली थी, उनके माइंड में ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था, तो अकेले उस फील्ड में जाना, बच्चों के लिए इतना कुछ करना ऑफ कोर्स मुश्किल रहा होगा, लेकिन आज की जो आयुषी नागर है, उनके पास कितना सपोर्ट है आम जनता का? मुझे सचमुच जानना है इस बारे में। जी।
तो जब ये स्टार्ट हुआ था, जैसे आपने बोला, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि ऐसा कुछ एनजीओ बनाना है या ऐसा कुछ नेटवर्किंग, ऐसा कुछ फंड रेजिंग, ऐसा सब कुछ। इट वाज जस्ट द प्योर फीलिंग्स। उस समय बस कुछ करना था, ऐसे वाला था। तो अगेन धीरे 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 जब आप काम करते हो ना, तो आप जैसा काम करते हो ना, आपके साथ वैसे लोग जुड़ने लगते हैं, लाइक माइंडेड लोग जुड़ने लगते हैं। तो और जब आपकी इंटेंशंस अच्छी होती है ना, तो ऊपर वाला आपका बहुत साथ देता है। और मैं तो ये रोज एवरी डे इज अ मिरेकल इन माय लाइफ। मैं रोज मिरेकल्स देखती हूँ कि यार ये चीज मैंने सोची और ये चीज हो गई, बिकॉज भगवान की बहुत सीधी नजर है हमारे साथ। Because our intentions are very clear. Exactly, it is very true. आपकी नियत अगर अच्छी है तो ऊपर वाला जरूर साथ देता है। तो अगर हमने 2017 से आज हम 2026 में बैठे हैं, तो अगेन इट्स नॉट ओनली अबाउट आयुषी। मैं तो बस फेस आगे दिख जाती हूँ जैसे एक मूवी में एक हीरो दिख जाते हैं, पीछे कितने सारे क्रू मेंबर्स होते हैं। तो वी हैव अ टीम, ब्यूटिफुल पीपल आर इन आवर टीम। जो हमारे टीम में लोग हैं, एक एक लोग दिल से जुड़े हुए हैं, जो कॉज के लिए काम कर रहे हैं। और साथ में जितने भी सेटअप्स हमारे हैं, हमारे जितने भी सेंटर है या जितना भी काम हमारा चल रहा है, कोई भी काम को करने के लिए ना तन मन धन तीनों चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास लोग हैं जो वॉलंटली तन से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता रही थी अबाउट द सपोर्ट ऑफ द पीपल काशीपुर। तो वही जब स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ प्लानिंग के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज द प्योर फीलिंग्स, जो बस कुछ करना चाहते थे, ऐसा वाला था। तो फिर वही जब आप कुछ काम कर रहे होते हो, तो आपके साथ आपके जैसे सोचने वाले लोग, लाइक माइंडेड लोग जुड़ने लगते हैं। तो धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ने लग गए। फिर काफी सारे वॉलंटियर्स जुड़े, जिन्होंने थोड़ा वही समुंदर, वही बूंद से समुंदर भरते हैं। तो ये वाला जो ईडियम है बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है हमारे यहाँ। तो हर कोई रोज कोई ना कोई आते हैं हमारे यहाँ, थोड़ा सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से वो चीजें बड़ी होने लगती हैं। और वी हैव अ ब्यूटीफुल टीम। हमारे बहुत अच्छे टीम मेंबर्स हैं जो सब कॉज से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो तन मन धन तीनों से जुड़े हुए लगे हुए हैं कि वो जिस भी तरीके से अपनी जो भी कैपेसिटी से, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे ही काशीपुर के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अब जो ये कारवा है ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, शासन प्रशासन का भी कोई कंट्रीब्यूशन या कोई सपोर्ट रहता है? बिल्कुल। काशीपुर की जो सबसे खूबसूरत बात वो ये है ना, यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे हैं। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ले लो या फिर यहाँ के बिजनेसमैन ले लो, यहाँ पे बच्चे ले लो, कोई भी, मतलब या तो मैं टकराती ही ऐसे लोगों से हूँ, बट आई रियली फील कि मैं ये भी एक होता है कि खुदा आपको उन्हीं लोगों से मिलवाता है जिन्हें आपकी जरूरत होती है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे यस, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट हमेशा रहता है। वो अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपकी नीयत साफ है, तो कोई क्यों अड़ंगा डालना चाहेगा, राइट? तो फिर सब लोगों के साथ मिलके जुल के सारे काम तो जो आयुषी नागर एक अकेले शुरुआत की थी, आज उनके पीछे एक पूरा कारवा तैयार साथ चलता है। यस, दैट्स अगेन वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, एक और चीज, आप कोई कांटेक्ट नंबर हमारे चैनल के जरिए शेयर करना चाहेंगे कि जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और उनकी नजर में ऐसा कोई बच्चा, ऐसी कोई महिला या ऐसा कोई जानवर है जो उन्हें लगता है कि एनजीओ, हमारा ख्वाहिश एनजीओ उन्हें हेल्प कर सकता है, तो कोई डिटेल आप उन्हें शेयर करना चाहे कि हाउ दे कैन अप्रोच यू? मतलब हो सकता है बहुत से लोग चैती तक ना आ पाए, तो थ्रू एनी कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। आप वो रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा अपने स्क्रीन पे। वो एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो हमारी एनिमल रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर है। और एक बच्चों के लिए है, वो एक अलग हेल्पलाइन नंबर है। तो अगेन वो दोनों में हेल्पलाइन नंबर आपको दे दूंगी। रिफ्लेक्ट ऑन स्क्रीन। लास्ट सवाल, मुझे लगता है इतनी खूबसूरत स्टोरी सुनने के बाद आधे से ज्यादा व्यूअर्स के मन में ये आ गया होगा कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल एक्शन इन सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी। तो जो ये सोच रहे हैं कि हम एनजीओ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे हम इस चीज को लेके चलते हैं आगे? प्रोसेस ही एनजीओ ना, एनजीओ एक
बड़ा टर्म है, ठीक है। तो बड़ा टर्म से पहले हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट आई रियली वांट इन लाइफ। कि एनजीओ ठीक है, इट्स लाइक कि एक कंपनी बनानी है या एक बिजनेस खोलना है, पर क्यों खोलना है, दैट व्हाई शुड बी क्लियर। हाँ, राइट। तो अगर मेरा इंटेंशन क्लियर है कि भाई लेट्स सपोज कि आई नीड टू वर्क फॉर इंजर्ड एनिमल्स, या फिर मैं बच्चों के लिए, मैं पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए, राइट। तो जब मेरा वो वाई बिल्कुल क्लियर होगा ना, तो ये प्रोसेस एनजीओ क्या रजिस्ट्रेशन होता है, हाँ। कितने लोग चाहिए, क्या फीस है, ये सब चीजें तो बहुत नॉर्मल है, कोई भी आपको बता देंगे। आप Okay. किसी एडवोकेट के पास चले जाइए, Okay. आप किसी सीए के पास चले जाइए, बट इट्स ऑल अबाउट इंटेंशंस। आपकी इंटेंशन क्या है उस एनजीओ को चलाने की, या बिकॉज अगर आपकी इंटेंशंस प्योर नहीं है ना, तो फिर आई डोंट थिंक कि वो हम जस्टिफाई कर पाएंगे हमारा काम। बट इफ यू आर आस्किंग, तो यस, एनजीओ बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इधर आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट में आप रजिस्टर हो जाइए, या फिर सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर हो जाइए। आपको अपने साथ मेंबर्स बनाने होते हैं एज पर द नॉर्म, 7 मेंबर, 3 मेंबर, वो आपको जो भी जिसमें भी आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं। एक फीस होती है, आपको अपना एक बैंक अकाउंट खोलना होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती है वो करनी होती है। तो अगेन ये सारी जो लीगल चीजें हैं, ये सब तो आपको जो लीगल अथॉरिटीज है वो आपको बता देंगी, बट आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आपकी क्या नियत है, किस नियत के साथ आप वो खोल रहे हो। बिल्कुल। तो अगर आपकी नियत अच्छी है तो भगवान आपका पूरा साथ देते हैं और आप फिर बढ़ते रहते हैं। एब्सोल्युटली राइट। एक और चीज, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना आसान सफर तो नहीं रहा होगा, भले आपकी नियत अच्छी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो हर्डल्स, वो बैरियर्स होते हैं। एक हर्डल तो हमने यही जाना कि बच्चों के पेरेंट्स ही रेडी नहीं थे। इसके अलावा भी कभी ऐसा हुआ कि यू डूइंग गुड थिंग फॉर दिस सोसाइटी, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश करी, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक वो साबित हुए, ऐसा कुछ रहा कभी? ऐसा रहा भी होगा ना तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरी जितनी भी एनर्जी है ना, वो सब मेरी मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं काफी हमेशा वही ना, आप वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो। तो मैं हमेशा ना अच्छी चीजें ही हर सिनेरियो में मैं हर चीजें ही खोजती हूँ। तो वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उतार चढ़ाव तो हर जर्नी का पार्ट है। अगर आप फोकस करोगे नेगेटिविटीज पे कि ये नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, ये है, तो अगर हम अपनी सारी एनर्जी इस पे डाल देंगे ना, तो जो हम काम कर रहे हैं ना शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो एक ही मूल मंत्र है, आप जो काम कर रहे हो अब शिद्दत से वो काम करते रहो। हर्डल्स आएंगी, वो चली जाएंगी। आप और इतनी शिद्दत से करो कि आपको याद भी नहीं आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे याद भी नहीं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम थी, बट प्रॉब्लम्स होती है। बट प्रॉब्लम की एक अच्छी बात यही है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कुछ नया सीखने की। आप नया सीखो और उसको सर पास करके आप आगे चले जाओ। जी, अगेन वेरी ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली सो लवली। एक और चीज जो मैं अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करती हूँ, जो ये हमारे चीमा चौराहा और प्रिया मॉल के पास जो हमारे रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पे मैंने काफी ऐसे बच्चे ऑब्जर्व किए हैं कि द मोमेंट आई पास फ्रॉम देयर, बहुत सारे बच्चों का ग्रुप आ जाता है एंड दे स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी। तो वो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि दे आर ट्रेन्ड इन दैट वे, या क्या स्टोरी रहती है इन बच्चों के पीछे की साइकोलॉजी की? तो मैंने ना बहुत क्लोजली इन बच्चों के साथ काम किया। 2019 बिफोर कोविड मेरे को भी काफी बुरा लगता था, कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों मांग रहे हैं ये, और ऐसा वैसा। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि गरीबी क्या है। गरीबी वो है कि आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत के बाद भी आप इतने रिसोर्सेज नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो कि जिससे आप अपनी फैमिली का पेट भर सके। हाँ, तो जैसे रिक्शे वाले हैं, ठीक है, वो दिन रात रिक्शा चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद वो इतना अर्न नहीं कर पा रहे कि वो अपना इलाज में पैसा लगा सके या अपना ढंग से पेट भर सके। तो हम मान सकते हैं उन्हें कि वो गरीब है। बट ये जिनकी आपने बात करी ना, दे आर प्रोफेशनल्स, राइट। इनकी ये गरीब नहीं है। ये लोग ऐसी कम्युनिटी है जिनका ये मतलब काम है। दे आर ट्रेन्ड इन दैट, दे आर ट्रेन्ड, एंड उन लोगों को आगे का पीछे का उन्हें कोई फर्क नहीं है। दे लिव इन प्रेजेंट कि आज मेरा पेट भर जाए। एंड
हम तो बहुत दया करके उनको पैसे दे देते हैं, राइट, बट हमें कभी पैसे नहीं देने चाहिए उन्हें। हमें उन्हें कभी प्रमोट नहीं करना चाहिए कि चल 10 रुपए ले ले, नहीं, आप उसके धंधे में आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसके जो उसका प्रोफेशन है आप उसमें सपोर्ट कर रहे हो। तो डू यू रियली वांट? इससे अच्छा तो किसी सब्जी वाले को 10 रुपए ज्यादा दे दो, रिक्शे वाले को 10 रुपए ज्यादा दे दो, वो ज्यादा है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं, एटलीस्ट वो भीख तो नहीं मांग रहे हैं। दे आर केपेबल, उनके हाथ पैर हैं। बिल्कुल। आप कितनी महिला दिखते होगे बच्चे लेके, हाँ जी, बिल्कुल। आप पैडलिंग होती है, बच्चे चुरा लिए जाते हैं, एंड ये सब कुछ सच है। ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी सिर्फ मूवीज में दिख रहा है, क्योंकि मैं ये सब इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली काम किया। और जब मैंने वो बच्चा, मुझे आज भी याद है, राजा उस बच्चे का नाम था। मुझे तो बड़ी आयरनी लग रही, मैंने कहा राजा नाम है और ये पटरियों पे सोता है। लेकिन जब मैंने उससे बात करी, उससे रिसर्च करी, तब मुझे पता चला कि सुल्तानपुर में उनका तिमंजिला घर है। अरे और मस्त रह रहे हैं, बहन की शादी है, हमने इतना ये ले लिया है, वो ले लिया है, लेकिन वो है यहाँ पर रहे हैं। उनके कुछ खर्चे है ही नहीं। आप देखो, खाना उनको मिल जाता है, उन्हें बैंक अकाउंट उनके होते नहीं, उन्हें टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। तो हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना। सो इट इज लाइक वो अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं दैट दे नीड मनी, बट एज यू सेड तिमंजिला मकान बनाए हुए बैठे हैं। राइट, क्योंकि वो उनका बिजनेस है और आप उनके कस्टमर हैं। आप उनके राइट, वी आर प्रमोटिंग देयर बिजनेस। तो कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। उनके पास आपसे ज्यादा पैसा होगा, आपको नहीं पता होगा। ओके, कमिंग बैक टू आवर एनजीओ नाउ, ख्वाहिश। बहुत से ऐसे बच्चे भी आपको मिलते होंगे जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो यू नो somebody who could not speak properly, एक स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है किसी को ठीक से दिखाई ना देता हो, और इसके रीजंस कहीं ना कहीं माल नरिशमेंट के भी हो सकते हैं और कुछ के नेचुरली भी हो सकते हैं। सो डू यू आल्सो हैव दैट सेट ऑफ किड्स? हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे हैं। अगर मैं काउंट करने में बैठूं, अराउंड 15-16 ऐसे बच्चे हैं जो मैल नरिशमेंट के कारण वो ऐसे हैं। सी, दो तरह से डिसेबिलिटी है। एक तो हो गई कि जैसे बच्चे, सी फिजिकल डिसेबिलिटी है कि हाथ नहीं है, आंख नहीं है, ठीक है। बट एक है कि भाई मैं ऑटिज्म है या कुछ ऐसा ADHD है। तो ऐसे वाले बच्चों के लिए हमारे पास नहीं है सेटअप, क्योंकि दैट रिक्वायर्स अनदर लेवल of resources and research and everything. But we have few students जिनकी आंखें कमजोर है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मैरिज्ड हैं, बहुत लीन हैं। तो हम उन बच्चों के साथ हम काम कर लेते हैं जो जिनको सोचना समझना आता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, जो हम उन्हें बता रहे हैं उन्हें आता है। लेकिन अगर ऐसे बच्चे जिनकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम है, उन बच्चों के साथ हम डील नहीं कर पाते। तो हम ट्राई करते हैं कि हम कुछ ऐसी जगह पे उनको भेज दें जो एनजीओस पर्टिकुलरली इसी चीज के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ओके। But I mean, of course, it is somewhere hard also because you need to manage different sets of kids. कि ये हमारे normal बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे with special needs हैं, उनको भी एक अलग-अलग attention चाहिए होती है। उनकी requirement के हिसाब से आपको उनको खाने से लेकर treatment से लेकर सब कुछ देना होता है। तो ये भी अपने आप में एक challenge है जो आप इसको as an opportunity लेके चल रहे हैं, not as a challenge, and you are actually fulfilling this opportunity very beautifully. So hats off for that on behalf of entire ज्ञान वार्ता टीम। आप बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं इस खूबसूरत दुनिया में, इस खूबसूरत काशीपुर शहर में, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हम चाहेंगे कि ये जो आपने कारवा अपने साथ जोड़ा है ये ऐसे ही बढ़ता रहे, और एक दिन ऐसा आए जब हमारे खूबसूरत भारत में एक भी बच्चा माल नरिश्ड ना हो, एक भी बच्चा अनएजुकेटेड ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्शन, फॉर दिस स्टेप, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर ख्वाहिश NGO future. Thank you so much, and it's our honor to have you here. Thank you so much for making out your precious time and for being with us. So that's all for today. We'll be back with another episode soon. Till then, keep watching Gyan Varta.